तो ये आइडिया मेरे पास कैसे आया, मतलब ये सब मेरे दिमाग में कैसे आया? तो सबसे पहले 2019 में जस्ट आफ्टर कोविड वी हैव स्टार्टेड एन क्विक कॉमर्स कंपनी। वहां से वो ये मतलब स्टार्टअप जर्नी हमारा स्टार्ट हुआ। सीखते सीखते साल भर के बाद हम लोग मखाना ट्रेडिंग में आए। साल भर के बाद ऐसा लगा कि उसको स्केल नहीं किया जा सकता है, तो उसको सेट करके हम लोग मखाना ट्रेडिंग में आए। क्योंकि कुछ ऐसा प्रोडक्ट पे काम करना होता है जो हमारा हो, हमारे यहाँ का हो, और जिससे हम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। प्रॉफिट तो बनाना ही है, हम बिजनेस तो करना ही है, बट ये भी था एक कि हाँ चलो अपने साथ अगर कुछ और लोग जुड़ के उनका भी अच्छा हो ना तो ये बेटर है। काम करते 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 जब हम लोग मिलते थे, बाहर की कंपनी से बात करते थे, किसान से मिलते थे, तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स नजर आए जो बाहर के जो ब्रांड्स ओनर्स हैं क्विकली वो फेस मुझे कर रहे हैं। प्रिंस मुझे ये समझाइए कि ये जो आपका प्लेटफॉर्म है जो आप बनाने का प्लान कर रहे हैं, राइट। इसमें इसके बारे में जो आप बता रहे हैं कि आपने ये कोविड के टाइम में देखा था, कभी आपने ई चौपाल के बारे में जानते हैं? नहीं, चौपाल के बारे में नहीं जानते हैं। ई चौपाल के बारे में नहीं जानते? नेशनल स्पॉट एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में जानते हैं? नहीं, नहीं नहीं जानते हैं? जानते हैं। नहीं, आप एनसीडीईएक्स के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं। नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड? नहीं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में जानते हैं, एमसीएक्स के बारे में? नहीं। नहीं। तो ये आपका जो आइडिया है ना प्रिंस, ये लगभग लगभग जो है आपका 20 साल पुराना है। उस दिन मैंने आपको रिकमेंड इसलिए किया था कि आपने थोड़ा रिसर्च किया था, पढ़ा था डेटा के बारे में, आपको अपने मार्केट मखाना के बारे में मालूम था। राइट। जो आपका आइडिया है वो पुराना है, रिडंडेंट है। ई सर आईटीसी पुराना तो कम है। आईटी से सुन लीजिए, आईटीसी कंपनी को जानते होंगे। हाँ राइट, जानते हैं। आईटीसी ने जो है आज से लगभग 25 साल पहले ई चौपाल स्टार्ट किया था। ई चौपाल का कॉन्सेप्ट ये था कि वो सोया के बहुत बड़े प्लेयर हैं, हम्म। एडिबल ऑयल बनाते हैं। तो पहले सोया परचेज उन्होंने मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया था, वे बैक अराउंड, करते तो पहले से आ रहे थे, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने का तरीका, पहले मंडी में जाते थे, मंडी से खरीदते थे। बाद में उन्होंने क्या किया कि अपना एक नेटवर्क बनाया जहां पे हर एक मंडी में जहां से मैक्सिमम सोर्सिंग होती है, उन जगहों पे अपना काउंटर बनाया। वहां के गांव के मुखिया को ही, या तो मुखिया हो या कोई दबंग व्यक्ति हो, सो दैट कि वो चीजों को ऑर्गेनाइज कर पाए, फार्मर्स को अपने यहाँ ले ला पाए। वहां पे उनको जो है उस सेंटर का इंचार्ज बनाया। उसके बाद वो नियरेस्ट तीन, वहां पे उनको कंप्यूटर दिया, कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी, और कंप्यूटर की ट्रेनिंग देने के बाद कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो नियरेस्ट तीन मंडी का रेट होता था या होता है, वो देते हैं, और आईटीसी क्या प्राइस पे कर रही है वो प्राइस देते हैं। अब फार्मर पे डिपेंड करता है कि फार्मर को अगर लगता है कि आईटीसी कम पे कर रही है और नियरेस्ट मंडी में उनको ज्यादा प्राइस मिल रहा है, तो वो वहां जा सकते हैं बेचने के लिए। लेकिन फार्मर को ये भी है कि वहां से वो सामान अपने बेस से उठाएगा और लेके मंडी में जाएगा। वहां ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, बायर मिलेगा नहीं मिलेगा उसके रेट पे। ठीक है। तो ये हम्म। चैलेंजेस फार्मर को सोचना होता था। तो फार्मर जो है वो ईच ऑफ, अब एक चॉइस वहां पे, वो प्रोक्योरमेंट वहां पे इस तरीके से आईटीसी ने शुरू किया। फिर लगा कि सिर्फ वन वे ये रूट हो रहा है, वन वे ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो वहां उस आईटीसी ई चौपाल के सेंटर के थ्रू आईटीसी ने उनको जो उनका किराने का सामान होता है वो देना शुरू किया, उनको जो एग्रीकल्चर सीड्स होते हैं वो देना शुरू किया। जैसे ये आपको सीड्स हो गए, जैसे वो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हो गए जो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर में नहीं आते हैं, ये सारी चीजें देनी शुरू की। आज के ठीक। डेट में भी आईटीसी ई चौपाल बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, वो एक सोर्सिंग का प्लेटफॉर्म बन के रह गया है फॉर आईटीसी। डिस्पाइट ऑल द मनी दे आर हैविंग टू बैक दैट मॉडल, उसमें अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। पहला चीज है। दूसरा जो मैंने आपको एमसीएक्स का बताया, एमसीएक्स का फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड।
ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे मैक्सिमम एग्रीकल्चर आइटम्स से लेकर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और इन सब चीजों का जो है फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है। डेरिवेटिव समझते हैं? डेरिवेटिव्स होता है किसी भी प्रोडक्ट का, कमोडिटी का, जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वैल्यू होगा, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो मान लीजिए कि आज हम लोग बैठे हुए हैं से सितंबर महीने में, धान आएगा नवंबर दिसंबर में। अब अराइवल होगा तो हो सकता है कि धान की कीमत जो है वो गिरेगी। राइट। अब ये सोच के बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी जो है, ट्रेडर जो है वो मार्केट में घुसेंगे। ठीक है, तो कोई एस्टिमेट करेगा कि धान 1500 रुपये होगा, कोई कहेगा कि नहीं बहुत सारे पार्टिसिपेंट होंगे, दाम बढ़ेगा तो वो जो 1800 रुपये होगा। तो कोई जो चाहेगा कि मैं खरीद लूं, कोई चाहेगा नहीं मेरे पास ऑलरेडी धान पड़ा हुआ मैं उसको बेच लूं। तो वो जो नवंबर के महीने में या दिसंबर के महीने में एक्सपेक्टेड दाम होगा धान का, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव वैल्यू। इसी डेरिवेटिव वैल्यू का अलग अलग कमोडिटीज का जो है एमसीएक्स पे और एनसीडीएक्स पे ट्रेडिंग होता है। जो आप स्पॉट एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, वो स्पॉट एक्सचेंज एमसीएक्स ने आज से जो है 2005-6 में मैं पार्ट था एमसीएक्स का, उसी समय बनाया था। और अगर मुझे करेक्टली याद आता है, जो आपने प्रेजेंटेशन दिया था, आपने कहा था कि जो मखाना के फार्मर्स हैं, वो मखाना के फार्मर्स घर में अपना माल रखते हैं, वो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो सामान जो है आपको ऐसे जगह पे रखना होगा जो लीगली ऑथराइज्ड होगा, यानी कि आपको वेयर हाउस में रखवाना होगा, आपको गोडाउन में ले जाके रखवाना होगा। और उसका जो रिसिप्ट होगा वो जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनेगा। उसको लेकर कोई बैंक में जा सकता है, उसको भुनाने के लिए, डिस्काउंट कराने के लिए, उसको लेकर जो है सो वो जो रिसिप्ट होगा वो रिसिप्ट बेचा जा सकता है, क्योंकि बीच में जो वेयर हाउसिंग अथॉरिटीज हैं, जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड होंगी, गवर्नमेंट वेरीफाइड होंगी, वो वेरीफाई करेंगी कि हाँ मेरे गोडाउन में जो है 50 टन मखाना पड़ा हुआ है। घर का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, वो लीगली वैलिड नहीं होगा। समझ गए आप? वो लीगली वैलिड नहीं होगा। और 2010-11 आते आते जो है, दूसरा क्या होता है, उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मान लीजिए आप किसी दुकान में सामान खरीदने के लिए जाते हैं, कितना भी बड़ा दुकान क्यों ना हो, कस्टमर अगर नहीं दिखेगा तो आपको डाउट होगा कि कस्टमर क्यों नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक हाँ। है, होता होगा ना। तो जब राइट, वहां राइट, पे हाँ, ये होता डाउट आता है कि कस्टमर क्यों नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम आएगी कि जो बायर नहीं आएगा। तो आपको दोनों तरफ से, कस्टमर और जो बायर हैं और सप्लायर हैं, दोनों की संख्या इतनी बढ़ा के रखनी पड़ेगी कि लोगों को लगे कि हाँ बाजार में खरीदार है और बाजार में बेचने वाले भी हैं। उसके लिए आपको फिर टीम चाहिए होगी। पहले तो जो है आपको कंपटीशन है एनसीडीएक्स से, क्योंकि उनका स्पॉट एक्सचेंज अभी चल नहीं रहा, लेकिन उनके पास जितने भी, आप अगर उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, एनसीडीएक्स का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, तो जितने भी मैक्सिमम बैंक्स हैं, सरकारी बैंक, वो उनके शेयर होल्डर हैं, उनके मालिक हैं। With all the money they are having with them, still they have not been able to build a successful commodity trading platform. अभी तक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कमोडिटी वो चीज है जो लोग छू के देखना पसंद करते हैं। अगर आप सिर्फ मखाना पे ही फोकस करेंगे, तो मखाना का मार्केट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत भी आप बड़ा कर दिएगा तो 1,500 करोड़ से बड़ा का मार्केट नहीं है। मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, तो लगभग जो सीड है वो 72,000-73,000 टन होता है, 75,000 टन एमटी मान है। लेते हैं। हाँ, यही फिगर होगा। और राइट, सीड हाँ। को पॉप करेंगे तो आपको 40% जो है उसका ये आएगा, तो 30,000 टन के आसपास मैक्सिमम मखाना का प्रोडक्शन है। 600 रुपये हम्म। से पकड़ लो, एवरेज 500 रुपया पकड़ लो तो किलो का, तो 5 लाख ये क्या कहते हैं, 5 लाख रुपए का 1 टन हो गया। तो 1,500 करोड़ से ज्यादा का मार्केट मखाना का बड़ा नहीं है। और ये अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटी है। मखाना जो है अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटी है।
इसमें कोई ब्रांडिंग का स्कोप जो है बहुत बड़ा स्कोप नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर पैसा बनाने का स्कोप होगा तो नए प्लेयर आएंगे, यू कैन नॉट स्टॉप देम। ठीक है। राइट। आप तो पहला चैलेंज कहाँ पे, पहला तो आपको जो है लीगल एंड स्टैट्यूटरी चैलेंजेस है कि ठीक है। आपको बहुत मल्टीपल लेवल पे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने पड़ेंगे, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये करना पड़ेगा, तैयार कराना पड़ेगा। सेकंड लेवल पर आपके चैलेंजेस ये हैं कि जो आपका जो आपके सप्लायर्स होंगे, फर्स्ट में आपने मधुबनी का मखाना पकड़ा हुआ है, तो वहां पे जो आपके सप्लायर्स हैं उनको स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि अगर आप 5 सूता का बोल रहे हैं तो 5 सूता का ही होना चाहिए, 6 सूता जी, का है तो 6 सूता का ही होना चाहिए। 6 तक का ही होना और चाहिए। अगर टाइम पे डिलीवर करना है तो टाइम पे डिलीवर करना है। अगर नहीं डिलीवर करते हैं तो आपके पास वो वेयर विथॉल होना चाहिए कि आप उससे जो है वो गैप फुलफिल करवा सकें। जो नुकसान, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ एज ए बायर, अभी आज की डेट में मैं गुड़गांव में बैठा हुआ हूँ और सूर्य प्रकाश बैठे हुए हैं दरभंगा में। जरूर। मैंने यहाँ से जो है 10 टन का ऑर्डर सूर्य प्रकाश जी को किया इन मौके पर, और 500 रुपये पे जो है 5 सूता वाला मैंने ऑर्डर कर दिया। इन मौके पर सूर्य प्रकाश जी को कुछ ऐसा हो गया मार्केट में कि सूर्य प्रकाश जी को जो है 600 रुपये अब रेट मिल रहा है। अब 20% एस्केलेशन हो गया प्राइस का। सूर्य प्रकाश जी बोलेंगे कि यार नहीं, मैं तो कमिटमेंट अपना फुलफिल नहीं करता। तो आप उनसे कैसे इंश्योर करवाएंगे कि जो वो मेरा नुकसान भरपाई करें? आपको ये चीज देखना पड़ेगा ना कि जो आपका सप्लायर या बायर, हो सकता है कि रेट ही और कहीं से सप्लाई आ गया और मैंने ही मना कर दिया कि जो नहीं, मैं नहीं खरीदता, मुझे 500 के बजाय 450 में मिल रहा है, 10% जो है प्राइस कम मिल रहा है, मार्केट में मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाएगा। मैं सूर्य प्रकाश जी को मना करता हूँ कि मैं आपसे सामान नहीं ले रहा। अब उनका 10%, ये 10 टन सामान तो स्टॉक रुका पड़ गया, रुका रह गया। तो अब मुझसे कैसे इन्फोर्स करवाएंगे कि मैं अपने कमिटमेंट को फुलफिल करूं? आप नोट कर रहे हैं इन चीजों को? हाँ सर, मैं। ठीक है। तो पहला आपको स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करना है कि जो आपके सप्लायर्स होंगे उस प्लेटफॉर्म पे, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि ये आइडिया नहीं चलेगा, लेकिन बड़े बड़े पैसे वाले लोग ये आइडिया चला के फेल कर गए हैं। तो आप इसमें यूनिक क्या करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप 2 कमोडिटी पकड़ के चलेंगे, उसको पहले सक्सेसफुल बनाएंगे, या उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है आप कमोडिटी ऐड करेंगे जहां पे वॉल्यूम होता है? मखाना में बहुत वॉल्यूम नहीं है, तो एक टाइम हाँ, पे आके लिमिटेड जो है। है आपका 2 महीने के बाद जो है आके आपका वो पूरा चीज ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। 2 महीने के बाद जो है आके फिर आप 10 महीने क्या कीजिएगा? ठीक है। पहला तो आपका पूरा स्ट्रक्चर का जो एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क होता है वो तैयार करना है। सेकंड जो है आपके बायर एंड सप्लायर दोनों को जो सैनिटाइज करना है अबाउट द क्वालिटी, दैट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग। तो उसके लिए आपको टीम चाहिए। आपको टीम आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा कि जो हाँ कितने लोगों को मुझे जाके भेजना है कि वो वहां पे ट्रेनिंग दे सकें, बता सकें, सैनिटाइज कर सकें कि अगर ये क्वालिटी ही मुझे सप्लाई करना है। और उसके बाद जो है अगर मैं सप्लाई नहीं करता हूं तो उसके रिपरकशन क्या होंगे? गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, समझ रहा हूँ। उसके बाद फिर आता है ट्रेडिंग करवाना। तो आपको बिजनेस डेवलपमेंट की टीम चाहिए जो दोनों तरफ दौड़ेगी। एक तरफ सही सप्लायर से। के पास दौड़ेगी कि भाई वहां पे आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आए, दूसरा जो है बायर के पास दौड़ेगी। जितने भी प्रोस्पेक्टिव बायर्स होते हैं वो जो अलग अलग चैनल से खरीद रहे हैं, उनको बोलना पड़ेगा कि नहीं, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आइए, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आइए, मेरे प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कीजिए। उसके बाद जो है फिर आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा पूरी लीगल टीम के साथ, पूरा बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैसे होगा, बैंक अलाइंड होने चाहिए, वेयर हाउसेज अलाइंड होने चाहिए। जब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, अगर मान लीजिए कि मैंने सूर्य प्रकाश जी से ये मखाना खरीद लिया, अब खरीद लिया
तो ये इंश्योर करना है कि वो स्टॉक दरभंगा से मूव करके से गुड़गांव में आएगा। तो ट्रांसपोर्टर पहला पार्टी सूर्य प्रकाश जी है, दूसरा पार्टी हम है। अब बीच में कौन कौन सा है, वेयर हाउस नंबर 1 आ जाता है, दूसरा ट्रांसपोर्टर आ जाता है दरभंगा के लेवल पे, तीसरा मेरा वेयर हाउस आ जाता है, और फिर हम आते हैं, पांचवा जो है बैंक आता है। ये पूरे सभी के इन्वॉल्वमेंट के बाद जो है वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। और ये जो है सीमलेसली डेली चलते रहना चाहिए, तभी आपके प्लेटफॉर्म को जो है कमीशन मिलेगा, तभी आपका बिजनेस जो है वो वायबल होगा। तो उसके बाद जो है फिर आता है बिजनेस डेवलपमेंट टीम, मैंने आपको बता ही दिया। अब आता है आपके पास चैलेंजेस की कितना वॉल्यूम जनरेट कर लीजिएगा, आप कितना कमीशन चार्ज कीजिएगा। ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अभी जो एनसीडीएक्स जो है वो पॉइंट में कमीशन चार्ज करती है। आपने 5% कहा था, 5% वायबल नहीं है। अभी वो ब्रोकरेज कहीं आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। एज ए कमोडिटी प्लेटफॉर्म 5% आपको कोई नहीं देगा। 5% दोनों साइड से आप चार्ज कीजिएगा, नो बडी विल पे यू। अगर 10% का जो है वो मार्जिन होता तो बहुत सारे लोग अभी तक होते उसमें, नहीं, हम क्योंकि लोग को बहुत सारे पाँच लोग परसेंट इसमें ही थे, कर 2.5, 2.5 हाँ ईच। 0.5 हम लोग परसेंट 5% ही टारगेट करेंगे, हाँ 5%, 5%, 5% मुझे 2.5 याद फ्रॉम है वन कि पाँच पार्टी एंड परसेंट टू आपने पॉइंट कहा फाइव था। तो राइट। आई वॉज इम्प्रेस्ड विथ द वर्क यू हैड डन एज फार एज वट एवर आइडिया यू हैड प्रेजेंटेड। बट आज के डेट में अगर दिस बिजनेस हैज टू बिकम वायबल, तो आपको ये सारी चीजें, इसमें आपने कितनी चीजें कर रखी हैं? आपको आइडिया है कि आप को कितना टाइम लगेगा वेयर हाउसेस से बात करने में, कितना टाइम लगेगा बैंक से बात करने में, कितना टाइम लगेगा स्टेट्यूटरी फाइलिंग में, कितना, क्योंकि ये आपको इंडिविजुअली तो होगा नहीं, ये कंपनी बनानी पड़ेगी। तो कितना टाइम आपको कंपनी फाइलिंग बनाने में लगेगा, कितना टाइम आपको टीम हायरिंग में लगेगा, और ये पूरा स्ट्रक्चर हो कितने दिनों में रेडी हो जाएगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू मीट द इन्वेस्टर। अब इसके बाद जो है पहला, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इन चीजों में आपको खर्चा कितना लगेगा। आपका सप्लायर भी आपका कस्टमर है, आपका बायर भी आपका कस्टमर है। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ कस्टमर, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट तो आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा। इसमें कोई वर्किंग किया है आपने कि कितना कॉस्ट आपको लगेगा एक कस्टमर एक्वायर करने में? हाँ, इस पे हम लोगों ने वर्क किया इनिशियली, जो कितना हमारा कितना सर पैसा लगेगा एक कस्टमर को आपको एंगेज करने में, कितना पैसा लगेगा? फिगर तो ऐसे एग्जैक्ट फिगर तो अभी मतलब वो नहीं बता सकते। हाँ, बट हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था कि फेज 1 में जो भी हमारा फेज 1 का टाइम होगा, उसमें जो एग्जिस्टिंग हम्म हमारे रिलेशंस हैं उस पे हम लोग काम करेंगे। आफ्टर दैट वॉट एवर मनी वी विल बी जनरेटिंग वो एज अ तो बीच में प्रॉफिट। ब्रोकिंग का हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट वो एग्जिस्टिंग। वो आपको ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पैसा दे देगा। अभी जैसे मैं, मेरे लंबे चौड़े प्लान्स हैं। अब लंबे चौड़े प्लान्स हैं, उस लंबे चौड़े प्लान्स में मैं अपने रिलेशन में या कहीं अभी पॉपअप स्टोर लगा के डीएम डीसी हो गया या कहीं और हो गया पैसे कमा लेता हूँ। दैट इज नॉट अ बिजनेस। जो मैं कर रहा हूँ एट एज ऑफ नाउ, दैट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग माई स्टार्टअप आइडिया। तो जो आप बता रहे हैं दैट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग योर बिजनेस आइडिया। योर बिजनेस स्टोरी हैज टू बी कंप्लीटली कॉम्पैक्ट। दिस इज व्हाट यू, आपने कहा कि आप एक कमोडिटी स्पॉट एक्सचेंज बनाना चाह रहे हैं। आई एम कंप्लीटली बाइंग योर आइडिया, नंबर वन, accepted. That's you have done. Now there is a statutory requirement, you have to form a company. Number two, you have to align your business with, you have to engage banks, warehouses, farmers, sellers, everyone. तो आप, एक तो जो हो गया आपका कैपेक्स हो गया कि आपने कंपनी बनाई, आपने सबसे बैंक्स वगैरह सबसे टाई अप किया, आपने वेयरहाउसिंग से टाई अप किया। तो इसके बारे में कभी थोड़ा सा सोचा है कि ये कब तक हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? जी, तो सर मतलब आपने बहुत कुछ बताया, मतलब उससे रिलेटेड बहुत कुछ नहीं पता था। एग्जैक्टली, आई एक्सेप्ट दैट कि बहुत कुछ नहीं पता था। अभी तक हमारा जो मेन थॉट था ना सर, जिस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं फ्रॉम पास्ट 6-7 मंथ्स, हम्म, तो मेन ये था कि जो ट्रांजेक्शन आज के डेट में हम लोग फेस कर रहे हैं, जिस तरीके से ट्रांजेक्शन हम्म, हो रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं, हमारे किसान कर रहे हैं, हमारे जो बायर बैठे हुए हैं बाहर वो कर रहे हैं, बस इतना ही पता था कि उस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना है। क्या मतलब पास्ट में जो भी कंपनीज हैं जिन्होंने कर रखा है, मेरे से बहुत बड़ी कंपनीज है, बहुत कुछ उन्होंने कर रखा है, बट ग्राउंड लेवल पे जाके ना सर हम लोग समझे उस प्रॉब्लम को जो किसान फेस कर रहा है।
तो शायद हम लोग उसका फिर सॉल्यूशन से सर आपको एक निकाल चीज लेंगे। बताता हूँ, मैं फिर से आपको कट शॉर्ट कर रहा हूँ। मैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में हमने कोलकाता में कुफरी ज्योति वैरायटी आलू का जो है कमोडिटी वो भी है, हम्म, हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया था। 3 महीने तक 3-3 4-4 इनोवा भर के हम लोग जो है 10-10 12-12 लोग जाते थे और पूरे पूरे दिन गांव में मंडियों में भटकते रहते थे। जो जो बड़े फार्मर्स थे who had the wherewithal to bring their produce to the platform, to our platform, उनको जाके वो कन्विंस करते थे। तो बड़ी कंपनीज भी जो हैं जिनके पास रिसोर्सेज है, दे आर ऑल्सो अवेयर अबाउट द चैलेंजेस अ फार्मर इज फेसिंग। रिलायंस की बात मैं बता रहा हूँ, आई वॉज पार्ट ऑफ रिलायंस रिटेल ऑल्सो सिंस बिगनिंग। वहां पे फार्म टू फोक के कॉन्सेप्ट में उन्होंने एक बहुत ही मैसिव टीम खड़ी की थी, जो कि राइट टू द फार्मर जाते थे स्टॉक परचेज करने के लिए। बाद में उन्होंने देखा कि जितना एक्सपेंसेस उनको लग रहा है, क्योंकि मंडी वाला बंदा जो है, जो ट्रेडर होता है, वो किसी को भी भेज देगा 5,000 6,000 रुपया। रिक्शा वाला जा रहा है, उसको बोलेगा कि फलाने के यहाँ से सामान लेके आ जाओ। लेकिन जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, उसकी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की कॉर्पोरेट सैलरी होती है उसके। यहाँ पे हमारे आपके जैसे लोग सूट वूट पहन के जाएंगे सामान खरीदने के लिए। मैं आदित्य बिरला रिटेल में था, मंडी में जाता था, 5,000 रुपये का परफ्यूम लगा के जाता था, मॉन्ब्लैंक का। अब आप सोचो कि ये दूसरा बंदा जो होता ठेले वाला, वो मॉन्ब्लैंक का परफ्यूम लगा के जाएगा, बिल्कुल। रॉकपोर्ट का 10,000 का जूता पहन के जाता था। जा रहा हूँ कीचड़ में, लेकिन 10,000 रुपये का रॉकपोर्ट का जूता पहन के जा रहा हूँ, 5,000 रुपये का परफ्यूम लगा के जा रहा हूँ, जबकि वहां से बाहर निकलूंगा मुझे पता है कि मेरे पूरे बॉडी में डस्ट लगा होगा ट्रक का। तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का इस तरीके से कॉस्ट बन ही जाता है। आप भी कॉर्पोरेट बनाओगे, जब आप फंडिंग लोगे कहीं से, किसी से, तो आपको एक पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। तो आपके पास भी ऐसे ही हमारे ही जैसे लोग आएंगे जो एमबीए करके आएंगे। उनका एक अपना एक्सपेक्टेशन होगा सैलरी का, अपना एक लाइफ स्टाइल का एक्सपेक्टेशन होगा कि मैं अपना लाइफ ऐसे जीऊंगा। एक ठेले वाले को कुछ नहीं, उसको माल उसके ठेले पे पड़ा या ई रिक्शा वाले के पास, और वो आके पॉइंट से लाके गिरा दिया। तो ये एडवांटेज हमेशा एक ट्रेडर को होता है। इसीलिए धीरे 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 जितनी भी बड़ी कंपनीज है रिटेल में, उन्होंने अपना फार्म टू फो का कॉन्सेप्ट जो है वो बंद ही कर दी। किसी किसी लेवल पे किसी किसी कमोडिटी में जा रहे हैं जहां पे उनको लगता है कि उन्होंने कुछ मास्टरी हासिल कर ली है, लेकिन मैक्सिमम ये एज अ कॉन्सेप्ट जो है बंद हो गए। तो आपको अपने बिजनेस को जो है पूरी तरीके से अब नए स्ट्रक्चर में, नए फ्रेम में देखना पड़ेगा, क्योंकि जो आप कर रहे हैं बहुत सारे लोग करके फेल हो चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेज, जैसे आपने मखाना पकड़ा है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं विद दिस आइडिया, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने दिन में कंपनी आपका फॉर्म हो जाएगा, कितने दिन में आप बैंक से और वेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन से जो है लियाजो करके टाई अप कर लेंगे, कितना टाइम आपको लगेगा बायर और सप्लायर साइड को जो है कन्विंस करने में, एंड हाउ मच कॉस्ट इट विल इनकर, दीज एक्टिविटीज विल इनकर। ठीक है, अभी जो कर रहे हैं आप, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, विच मे बी हेल्पिंग यू टू सस्टेन, बट फॉर दिस बिजनेस टू बिकम ए बिजनेस, बिकम अ स्ट्रक्चर, आपको अभी मतलब आप जीरो पे भी नहीं है। ठीक है, जी सर ठीक। हवा निकल गई। बहुत कुछ नहीं सर, बहुत कुछ इंसाइट मिला है इसमें हमें सर जानने मेरा को। एक सवाल है तो इस चीज अभी में। आप हेलो हाँ, सर, जैसे कि स्टेचुरी लाइसेंस या फिर इंफॉर्मेशन क्या सर्विस सेक्टर में जरूरी है, या फिर कमोडिटी में अगर आप किसी भी ब्रांड्स में या फिर किसी चीज को बनाना चाहते हैं, टेक्सटाइल हो, लेदर हो, या इंक्लूडिंग मखाना हो, या इनका एक और आगे का था लीची और मैंगो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, मैंगो। क्या हर चीज में हमें स्टेचुरी या लीगल इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी जब कमोडिटी आते हैं? वन क्वेश्चन।
सेकेंड कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ सर्विस पे जाते हैं, ओनली सर्विस पे फोकस करते हैं, तो क्या चैलेंजेस आएंगे? देखिए, जैसे आपने जितना भी फूड प्रोडक्ट है ना, फूड प्रोडक्ट के सेल्स, परचेज, मार्केटिंग में कहीं पे भी जो एंड कंज्यूमर खाने में यूज करता है, अगर वहां पे आप थोड़ा सा भी डेविएट करते हैं ना, तो दैट इज कंसिडर्ड क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, और उसके सिवियर रिपरकशन होते हैं, उसके सिवियर रिपरकशन होते हैं। इसीलिए वहां पे जितने भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है एज ए कंपनी, उसको फुलफिल होना बहुत जरूरी है। वो फुल बहुत जरूरी नहीं, कंपलसरी है। इवन आप ये सर्विस भी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व है। और जब आप वो कह रहे हैं कि हम ये सारी चीजें फैसिलिटेट करेंगे, इवन इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस, then also you should have all the wherewithal to enforce through every action which has to be enforced। उसमें एक जो है सबसे पहला चीज आता है आपको ट्रस्ट। अगर आपको मुकुल पे ट्रस्ट करना है, तो जब तक आप मुकुल से मल्टीपल टाइम्स नहीं मिलेंगे, तब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बायर और सेलर कहीं और बैठा हुआ है, वो बार बार मिलेगा तो फिर आपके प्लेटफॉर्म को क्यों यूज करेगा? ठीक है। और आपके प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है, इसका मतलब उसको जो बार बार मुकुल और रवि मिल रहे हैं और उनका जो मिलने का खर्चा हो रहा है, उसी चीज को तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो निकाल रहा है, राइट। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वही उसी को एड्रेस कर रहा है। यस। तो कुछ तो होना चाहिए जिससे मुकुल और रवि एक दूसरे को ट्रस्ट कर पाए। एंड व्हाट कैन दैट बी अदर देन द गवर्नमेंट सेटअप, राइट। और द सेटअप व्हिच हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट। ऐसा कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसको गवर्नमेंट कहेगी कि हाँ, इस सेटअप को मैं रिकॉग्नाइज करती हूँ। ठीक। या तो गवर्नमेंट का सेटअप है, गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज हैं, गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, या फिर प्राइवेट ही बैंक्स हो गए, जैसे ICICI, HDFC बैंक वगैरह हो गया, आप उससे भी टाई अप कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उनको सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के बाद वो काम करने का परमिशन दिया है। ठीक उसी तरीके से बड़े वेयर हाउसेज होंगे जो प्राइवेट पार्टी के होंगे, गवर्नमेंट ने सर्टेन रेगुलेशंस फॉलो करने के बाद ही उनको वो अप्रूवल दिया होगा कि आप ये वेयर हाउस चला सकते हैं। तो वहां पे गवर्नमेंट का रोल और गवर्नमेंट के रेगुलेशंस जो हैं वो मैंडेटरी हो जाते हैं, वो आपको फॉलो करने ही है, सर, उसमें आपके लिए नो एस्केपिंग। इससे रिलेटेड कुछ एक और सवाल है। फॉर एग्जाम्पल हम्म। मैं एक आइडिया पे काम कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम्म। एवरेज इनकम वाले से ज्यादा लोग हैं, उनका हेल्थ कॉन्शियस होने हम्म। वाला है। दे आर टेकिंग प्रोटीन इन हम्म। सम फॉर्म्स। व्हाट आई एम फोर्सिंग इन द हम्म। मार्केट, या फिर हम, मेरा एक आइडिया है कि हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन को आगे बढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल पीनट्स से मिला के कॉमोडिटी बनाए, मतलब प्रोडक्ट बनाए, हम्म। जो प्रोटीन का हम्म। उसका हम लोग लैब रिपोर्ट्स या फिर लेकर के उसके बाद हम एक प्रोडक्ट बना के करें। तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे ऐसी चीजों में? देखिए, पहला चैलेंज तो ये होता है कि जैसे भी आप कोई भी फूड प्रोडक्ट में डील करेंगे, तो जितने भी लोकेशन से आप इसको सेल करेंगे, उसके लिए आपको FSSAI का लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। वो मतलब मैंडेटरी है। बहुत जरूरी वर्ड ये होता है कि कहीं से एक निकलने का भी रूट है, नहीं, वो वहां पे आपको जो है जितने भी लोकेशन से वो सेल होगा, उसका FSSAI का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है कि जो आप सप्लीमेंट बना रहे हैं उसको आप किस कैटेगरी में रख रहे हैं? फूड की कैटेगरी में रख रहे हैं या आप मेडिसिन की कैटेगरी में रख रहे हैं? मेडिसिन, अगर लाइक आप सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स के सप्लीमेंट्स। कैटेगरी में रख रहे हैं, तो जो भी आप क्लेम करेंगे, उसको जो है, जो रेलेवेंट अथॉरिटीज होगी उस फील्ड की, जो एजेंसीज होगी, उससे आपको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। वो तो या नहीं लैब्स तो करके जब दे आप उस देती है सप्लीमेंट सर, को हाँ। मार्केट में लेके जा रहे हैं, लैब्स करके दे देती है, लेकिन क्या हो जाता है कि उसका एक सर्टेन पीरियड तक उसका एक ये होता है, मार्केट टेस्ट होता है। जब जो भी सप्लीमेंट होता है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका एक मार्केट टेस्ट होता है। मार्केट जो उसको कई सैंपल्स पहले लैब ने कहा कि हाँ ठीक है ये चीजें हैं, लेकिन लैब आपको कभी भी ये कमिट करके नहीं देगी। जैसे मान लीजिए कि मसल बिल्डिंग है, मसल बिल्डिंग बहुत सारी चीजों पे, जस्ट प्रोटीन ही नहीं बल्कि उसके साथ जो आप रेलेवेंट फूड एंड एक्सरसाइजेज जो है वो भी है। तो आप जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे तब आपको ये चीजें बतानी पड़ेगी
कि ये सप्लीमेंट है, इसके साथ आपको ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा। दैट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। जब हाँ आप ये सर, एक करते हैं तो आपका कंडीशन है सर। हेलो हेलो, जस्ट अ हाँ हाँ सेकेंड। शायद कुछ देर में ना मीटिंग अपना क्लोज हो जाएगा, तो फिर से रीज्वाइन हम लोग करेंगे उसी लिंक पे। ठीक है ठीक है। तो पहले हम ओके प्रिंस सर। वाला बात खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद श्योर सर। अभी नहीं है। वो रिकनेक्ट हम, क्योंकि 1 मिनट बाद वो हो जाएगा। एक बार ना अच्छा ठीक एंड है करके ठीक फिर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है एक ठीक है बार ठीक है। वो ओके हम ओके डिस्कनेक्ट कर देते हैं। सारे लोग ठीक है आएंगे। ठीक।